बिल्कुल ठीक। और मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में वैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया सर आपको आपकी सीन्स ऑलरेडी नजर आ चुके थे। ज्योति सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आने के लिए। ज्योति सर, पहले तो वो फेड की पॉलिसी, फेड के मूव्स, सबसे बड़ी अनसर्टनिटी इस समय वही है बाजार पे जो रह रहे के ग्लोबली मूड बिगाड़ रही है। भाई ये जो जॉब्स रिपोर्ट आई, अब तमाम डेटा पॉइंट्स, आपकी रीडिंग क्या है और आपका मार्केट व्यू इस समय क्या बन रहा है ज्योति सर? कितने कॉशियस या कितने बुलिश इस समय आप बाजार को लेकर? तो देखिए, भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क ग्लोबल है। हाँ। भारत में तो इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है, रिटेल बाइंग भी है, पर ग्लोबल में फेड को एक तरह से वो बिहाइंड द कर्व थे लास्ट ईयर, और अब है ना उनको इन्फ्लेशन का है ना भारी बड़ा दिखते रहा है। तो वो एक तरह से है कि भाई हम लोग है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे। बैलेंस शीट भी अभी श्रिंकेज उनका चालू हुआ था, तो इस महीने से बैलेंस शीट श्रिंकेज उनका डबल होने वाला है। तो बैलेंस शीट श्रिंकेज भी देखने को मिलेगा और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। तो उसीलिए बाजार का है ना मेन वही है कि ग्लोबल मार्केट यदि साथ नहीं देवे तो भारतीय मार्केट में भी एक तरह से कंसोलिडेशन हो सकता है। क्योंकि वैल्यूएशन देखे तो भारत में भी महंगा है वैल्यूएशन, ग्लोबली भी देखे तो महंगा है वैल्यूएशन। तो एक तरह से मैं बोलूंगा कि एक साल में मार्केट 1% रिटर्न दिया, एक तरह से कंसोलिडेशन फेज है। अगला 6 महीना भी ऐसी कंसोलिडेशन फेज चलना चाहिए। अच्छा सर, इस फेज में आज मतलब आप समझ लीजिए सर कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इज विद इन किसिंग डिस्टेंस टू 40,000 है। पिछले एक महीने में, स्पेशली अगस्त की सीरीज में, सितंबर की सीरीज में, इसने एक बड़े लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे काम किया है। जिस अर्निंग सीजन को हम पीछे छोड़ के आए या फिर जिस एनपीए साइकिल को हमने रिवर्स किया है, इस बार के नंबर्स में बस एक दो बैंकों के साथ, सरकारी बैंकों के साथ ट्रेजरी लॉसेस के इश्यूज थे। अदरवाइज इट वाज अ फैंटास्टिक क्वार्टरली अर्निंग्स, आई मीन फॉर बैंक्स। ये लीडरशिप बैंक्स में रहेगी सर, आप मानते हैं अभी भी? हाँ, मैं पिछली बार भी जब आया था शो पे मैं कहा था कि बैंकिंग एक सेक्टर है जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कहा, तीन उसके मुख्य कारण है। एक तो जैसे आपने कहा बैलेंस शीट एक तरह से क्लीन अप हो गया है, एनपीएल प्रोविजनिंग काफी हो गया, तो अगले 2-3 साल में एनपीएल प्रोविजनिंग ज्यादा नहीं रहेगा। दूसरा है कि इकोनॉमी पिकअप हो रहा है तो क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है। तो अपने देखे तो क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा चल रहा है अभी, हाई डबल डिजिट में पहुंच रहा है। इन्फ्लेशन भी एक तरह से है ना क्रेडिट ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो सेम है ना उतना ही वॉल्यूम के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि उसका है ना दाम में बढ़त आ गया है। तो एक तरह से क्रेडिट ग्रोथ पिकअप भी हो रहा है। तीसरा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में बैंक्स का है ना प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि डिपॉजिट को रिप्राइस करने में टाइम लगता है, लोन को इमीडिएटली रिप्राइस हो जाता है। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा लग रहा है हम लोग को, बैंक्स में हम लोग की काफी नजर है। और बाजार में भी वही देखने को मिल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छी बढ़त आ रही है। और इसी में सर, इसी स्पेस में अगर बैंकिंग में ही, आई मीन जिस तरीके से एसबीआई ऑल टाइम हाई, कैनरा बैंक को मैं शायद इस वक्त देखूं तो इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी में। सर एज ए इन्वेस्टर, जब मैं अगर ये सवाल आपसे पूछता 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले, तो आप इनकी एनपीएस की फिगर देख के शायद कहते कि नहीं। बट अब एज ए इन्वेस्टर अगर मेरे को अगले 4-5 साल के लिए आउटलुक बनाकर पैसा लगाना हो, और जो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करते हैं, क्या अब इस एनपीए साइकिल के बाद आपका कन्विक्शन है बैंकों पे, सरकारी बैंकों पे? तो हम लोग क्या है कि सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ऐसे फर्क नहीं करते। हम लोग देखते हैं कि थोड़े बैंक्स है जो कॉर्पोरेट बैंक्स है जिसमें ज्यादा कॉर्पोरेट लेंडिंग होता है, और थोड़े बैंक्स है जिसमें रिटेल लेंडिंग ज्यादा होता है। तो यदि अपने देखे तो एक तरह से कॉर्पोरेट बैंक्स, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो है ना शेयर मार्केट में काफी नरम थे पिछले 2-3 साल में, क्योंकि वहीं पे ज्यादा एनपीएल आ रहे थे। तो अब अगले 2-3 साल में हम लोग का ज्यादा निशाना कॉर्पोरेट बैंक्स पे जहाँ पे कॉर्पोरेट लेंडिंग ज्यादा है, कि उधर ही ना पूरा एनपीएल क्लीन अप हो गया है ना, एनपीएल वहां पे कम आएगा। और ये सब बैंक अपने देखे तो वैल्यूएशन में, प्राइस टू बुक में ये काफी सस्ते हैं। रिटेल बैंक जनरली ज्यादा महंगे है, क्योंकि वहां पे एनपीएल प्रोविजनिंग कम था। तो मैं कहूंगा कि कॉर्पोरेट बैंक्स इन जनरल में 2-3 साल में अच्छी बढ़त आ सकती है, उधर ही है ना नजर रखनी चाहिए अपने को।
ओके अच्छा ज्योति सर आप आए हो फिर वो आपके वो राइजिंग स्टार अपॉर्चुनिटी फंड वो मिड कैप स्मॉल कैप्स की चेरी पिकिंग ज्योति सर ध्यान रखिए सब आप लोग उसके लिए जाने जाते हैं अच्छा और ये पॉकेट बायंट है हम लोग सुबह से मेंशन कर रहे हैं बढ़िया ब्रॉडर मार्केट्स में आजकल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो ऑप्टिमिज्म अपनी जगह ज्योति सर अरिथमेटिक नंबर क्रंचिंग क्या कहती है वाकई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इस मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी कई सारे स्टॉक अट्रैक्टिव बहुत लग रहे हैं क्या तो जब एक साल पहले हम लोग थोड़े कॉशियस थे मिड कैप स्मॉल कैप में हम लोग का मानना था कि काफी है ना वैल्यूएशन थोड़े बढ़ गए हैं और परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो गया है पर अब अपने देखे तो स्मॉल कैप अब वापस अट्रैक्टिव लगने लग गया है वैल्यूएशन स्मॉल कैप के रिलेटिव टू लार्ज कैप अभी थोड़ा कम हो गया है तो वो डिस्काउंट पे चल रहा है रिलेटिव टू लार्ज कैप दूसरा चीज है कि लास्ट एक साल में अंडर परफॉर्मेंस हुआ है स्मॉल कैप में तो यदि आपने देखे स्मॉल कैप पिछले एक साल में तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 8 से 10% नेगेटिव है और है ना लार्ज कैप यदि निफ्टी देखे तो 1% 2% ऊपर है तो एक तरह से काफी अंडर परफॉर्मेंस हो गया स्मॉल कैप का जो बढ़त आई थी कोविड के बाद उस टाइम स्मॉल कैप लीड किया था रैली को तो वो एक कंसोलिडेशन फेज हो गया है तो अगले एक दो साल में देखे जब इकोनॉमी अच्छा करता है तो अर्निंग्स ग्रोथ स्मॉल कैप में ज्यादा आती है लार्ज कैप के कंपैरिजन में दूसरा अभी देखें तो वैल्यूएशन ज्यादा सस्ता हो गया रिलेटिव टू लार्ज कैप और तीसरा ना परफॉर्मेंस वाइज देखें तो पिछले एक साल में स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म किया है तो मेरे ख्याल से अब है ना टाइम आ गया जब इन्वेस्टर लोग को स्मॉल कैप में देखना चाहिए 2-3 साल के टाइम होराइजन से और काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं स्मॉल कैप में ज्योति सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और मार्केट बिग वॉइसेस से अब मैं मूव कर रहा हूं आज के कॉर्पोरेट्स